Hello students, welcome back. Let's do poem number 3, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Leslie Norris, a very well-known poet as well as a story writer. Actually, his complete name was George Leslie Norris. So let's go through the poem and find out what he actually wants to convey here. It is all about a caged tiger who is feeling helpless and is in agony. At the same time, he is showing his anger also. ये कविता एक ऐसे टाइगर के बारे में है जो कि एक पिंजरे में बंद है और वो दुखी है, नाराज है और लाचार महसूस कर रहा है. The poet here presents a contrast between the two places, how a tiger would behave living in his natural habitat and when he is put in a cage. कवि ये कहना चाहते हैं, दो विरोधाभासी दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे ये वो आपको समझा सकें कि अगर वो अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है तो कैसा महसूस करता है और कैसे बिहेव करता है, और फिर अगर उसी टाइगर को हम जू के एक पिंजरे में बंद करके रख दें तब वो कैसा महसूस करता है और कैसे बिहेव करता है. चलें हम लोग स्टांजा वाइज इसको पढ़ते हैं. स्टांजा 1. He walks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. In these lines the poet has presented two things. One, how he looks, and the second, how he is feeling. The first about look is his body is full of stripes. The second is he is able to just cover the few steps available in that small cage. क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि उसके शरीर पर धारियां हैं और वो कुछ ही कदम अपने पिंजरे के चल पा रहा है. मीन्स व्हाट? एक्चुअली हिज मूवमेंट इज़ ऑल्सो कन्फाइंड देयर. उसकी मूवमेंट को भी क्या कर दिया गया है? लिमिटेड कर दिया गया है. यानी वो कुछ कदम जो कि उस पिंजरे में वो चल सकता है उतनी ही दूर चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. और दूसरी बात क्या बताया है यहाँ नीचे दोनों लाइन में कि उसके जो पॉज हैं वो कैसे वेलवेटी हैं, थोड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन उस वेलवेटी पॉज पर चलते हुए भी इनवर्डली इंटरनली वो कैसा फील कर रहा है? एंग्री. रेज इज एंगर या एंग्विस, गुस्सा. तो although he is walking to and fro inside the zoo, but actually he is very sad and angry. I am not dealing with the rhyme scheme or rhyming words. You know it well, have gone through it in my previous videos. Students, देखिए थोड़ा सा इन दोनों स्टांजा के वर्ड मीनिंग्स को देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा. So let's move to the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. Just contrasting. As I said, the two different views have been presented. Once in the first stanza where he is inside a zoo in a cage. Now if he would have been left in a jungle, अगर उसको जंगल में छोड़ दिया जाता तो वो क्या कर रहा होता? देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से छिपता हुआ, मतलब बिल्कुल सीक्रेटिवली वो किस तरफ बढ़ रहा होता? नियर द वाटर होल, पानी के उस पॉइंट तक, मतलब वाटर सोर्स जहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स अवेलेबल हो जंगल में. क्यों? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ उसको क्या मिल सकती है? उसके लिए भोजन, उसका शिकार, यानी जहाँ फैट या मोटे ताज़े हिरन आते हैं पानी पीने, तो देयर ही वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू किल हिमसेल्फ, टू हंट हिमसेल्फ, टू गेट हिज फूड. देखो कवि बताना क्या चाहते हैं कि जब वो पिंजरे में है तो पूरी तरह से दूसरों के अधीन है, उसकी सारी शक्तियाँ उस बाड़े के अंदर कैद है. लेकिन कंट्रास्टिंग इमेज प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि अगर वो जंगल में होता इस वक्त
तो क्या कर रहा होता, लंबे घासों से छिपता हुआ, स्लाइड करता हुआ, स्लाइड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, फिसलता हुआ, कि बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी के नज़र में आए, वो कहाँ तक पहुँच जाता, उस वाटर सोर्स तक जहाँ प्लम्प डियर आते हैं पानी पीने, और ये वहाँ क्या कर पाता, बहुत ही इजीली अपने शिकार को मार पाता और अपना भोजन बना पाता। तो उम्मीद है कि ये 2 स्टैंजा समझ में आया होगा। आज पहले इतना समझो, फिर अगले पार्ट में हम लोग बाकी 3 स्टैंजा और फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।